गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th में हमारा 4th लेसन स्टार्ट हो गया था साइंस में, है ना। उसका क्या था, अध्याय 4 ऊष्मा। तो ऊष्मा में हमने पढ़ा था कि ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। फिर हमने तापमापी के बारे में पढ़ा कि 2 प्रकार के तापमापी होते हैं ना, डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला तापमापी। उसके बाद हमने देखा कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीके से होता है, कौन कौन सी विधि है उसके स्थानांतरण की, है ना। तो उसमें फिर हमने देखा कि थल समीर और स्थल समीर और समुद्र समीर देखा, है ना, जिसमें हमने देखा कि दिन के समय क्या होता है, स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। दिन के समय क्या होता है, स्थल जो ज़मीन रहती है वो जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है और स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। तो इसका स्थान लेने के लिए क्या होता है, समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। इस चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बहती है। तो ये क्या कहलाता है, समुद्र समीर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, समुद्र समीर कहलाता है। अर्थात समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। जो वायु समुद्र की ओर से आती है वो क्या कहलाती है, समुद्र समीर कहलाती है। समुद्र, इसके विपरीत क्या होता है कि रात्रि में यह प्रक्रम ठीक इसके विपरीत होता है। रात के ये प्रक्रम कब होता है, समुद्र समीर का दिन के समय होता है। रात्रि में यह प्रक्रम इसके बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें क्या होता है कि समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। रात्रि में क्या होता है, समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा बहुत धीमी गति से ठंडा होता है। इसलिए क्या होता है, स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। इसमें क्या होता है कि स्थल से ओर से ठंडी वायु कहाँ बहती है, समुद्र की ओर बहती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, थल समीर कहते हैं। तो समुद्र समीर और थल समीर कहते हैं। अब हम जब धूप में खड़े होते हैं तो हमें क्या होता है, जैसे ही हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें क्या गर्माहट महसूस होती है। तो ये गर्माहट हमें कहाँ से मिलती है, सूर्य से हमें ऊष्मा मिलती है, जिससे हमें गर्माहट महसूस होती है। तो ये चालन अथवा संवेदन द्वारा हम तक नहीं पहुंचती। हमने इसके पहले पढ़ा ना, चालन और संवेदन दो विधि। तो ये जो गर्माहट हमें सूर्य से मिलती है, ये हमें चालन और संवेदन के द्वारा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रियाओं में ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चालन में और संवेदन में क्या हो, ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच का अधिकांश भाग, है ना, स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम नहीं है। अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा किसके द्वारा पहुंचती, कौन से प्रक्रम के द्वारा पहुंचती है, वो हमें विकिरण के द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा पहुंचती है, जिसके द्वारा हमें पहुंचती है वो हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। विकिरण के द्वारा क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण में किसी माध्यम की हमें आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम जो है वो विद्यमान हो या ना हो तो भी हमें विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी हीटर के सामने बैठते हैं ना, जब किसी हीटर के सामने बैठते हैं तो क्या होता है कि हमें हीटर के सामने बैठ के गर्माहट उत्पन्न होती है। हमको गर्माहट समझ में आती है कि हमारा मतलब गर्माहट हम तक पहुंच रही है, ऊष्मा हम तक पहुंचती है, प्राप्त होती है ना। तो ये क्या होता है कि इसमें ऊष्मा का विकिरण द्वारा परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा परिवेश को ऊष्मा देता है तथा ऊष्मा ग्रहण करता है। हमारा शरीर जो है वो विकिरण विधि द्वारा, मतलब स्थानांतरण की कौन सी विधि, विकिरण विधि के द्वारा परिवेश को ऊष्मा देता है और ऊष्मा ग्रहण करता है ना। फिर इसी प्रकार विकिरण क्या है, हमने देखा विकिरण क्या है, यहाँ ऊष्मा के स्थानांतरण में कोई भी माध्यम नहीं है ना। इसमें क्या है, विकिरण में ऊष्मा के स्थानांतरण में कोई भी माध्यम नहीं है, फिर भी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। फिर भी क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। मैंने बताया आपको ना कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकांश स्थान में कोई भी माध्यम जैसे वायु नहीं है। अब सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा होती है। सूर्य से हम तक जो ऊष्मा पहुंचती है वे अन्य प्रक्रम के द्वारा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, विकिरण। तो ऊष्मा स्थानांतरण की ये तीसरी विधि क्या है, विकिरण है। ऊष्मा स्थानांतरण की तीसरी विधि क्या है, विकिरण है। अब आपने देखा होगा कि थर्मोफ्लास्क होता है, उसमें पानी हम गर्म रखते हैं तो गर्म रहता है, यदि ठंडा रखते हैं तो ठंडा रहता है। क्यों, क्योंकि थर्मोफ्लास्क के बीच की जो है, देखा होगा बीच की क्या है, उसमें
बीच की हवा निकाल दी जाती है। थर्मोफ्लास्क की जो दोनों लेयर के बीच की हवा निकाल देती है और बाहर से एक आवरण होता है ना। थर्मोफ्लास्क में बाहर से एक आवरण रहता है, जिससे क्या होता है, यदि हम गर्म पानी रखते हैं तो गर्म रहता है और ठंडा पानी रखते हैं तो ठंडा रहता है। तो आप बच्चों ये विकिरण आपको समझ में आ गया होगा कि विकिरण क्या है। विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब हमको देखना है कि सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने की वस्त्रों के प्रकार। सर्दी में हम कौन से वस्त्र पहनते हैं और गर्मियों में हम कौन से वस्त्र पहनते हैं। तो गर्मियों में हम कौन से वस्त्र पहनते हैं, ज़्यादा करके हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं, है ना, क्यों। और सर्दियों में हम गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए एक क्रियाकलाप हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया। टीन के एक बर्तन, टीन का एक जैसे 2 डब्बे लिए हमने, टीन के एक जैसे 2 डब्बे लिए। इनमें एक का बाहरी पृष्ठ को काले रंग से पेंट कर दिया, है ना। 2 डब्बे लिए, एक बाहरी पृष्ठ, बाहरी जो सतह रहती है उसको हमने काले रंग से पेंट कर दिया है और दूसरे में हमने सफ़ेद रंग से पेंट कर दिया। दूसरे में क्या किया, हमने सफ़ेद रंग से पेंट कर दिया है। अब दोनों डब्बों में बराबर मात्रा में हम जल भरते हैं। दोनों डब्बे में, जिसमें हमने काला पेंट किया वो भी और जिसमें सफ़ेद पेंट किया है वो भी, दोनों में हम क्या करते हैं, बराबर मात्रा में जल भरते हैं। और दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए इन्हें धूप में रख देते हैं। पानी गर्म करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं। दोनों डिब्बे में भरे हुए जल के ताप को नापते हैं। 1 घंटे बाद हम दोनों डब्बों में जो जल भरा उसके ताप को नापते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि किस डब्बे में जल अधिक गर्म है, किस डब्बे में जल अधिक गर्म है। ये हम क्या करते हैं, दोनों ताप में छू कर भी अंतर महसूस करते हैं, यदि चाहते हैं कि कौन सा जल ज़्यादा गर्म है और कौन सा जल कम गर्म है। अब दोनों मात्रा में, समान मात्रा में ताप मिल रहा है। देखो समान मात्रा में क्या है, जल भी लिया और समान मात्रा में सूर्य का उसको ताप भी मिल रहा है ना। तो देखते हैं कौन से डब्बे में, हम देखते हैं जो काले रंग का डब्बा है उसका जल अधिक गर्म है। काले रंग का जो डब्बा है उसमें अधिक उसका जल अधिक गर्म है, ठीक है। तो काले रंग वाले पानी का जो पानी है काले रंग के डब्बे वाला, वो जल्दी गर्म हो जाता है ना। अब आपने देखा होगा नॉन स्टिक के बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। नॉन स्टिक के बर्तन काले रंग के होते हैं, आप देखते हैं। तो नॉन स्टिक के बर्तन हम गर्म इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि काले रंग में ऊष्मा का अच्छी तरह से जल्दी अवशोषित कर, काला रंग क्या है, ऊष्मा का अच्छी तरह से जल्दी से अवशोषित करता है। ऊष्मा को वो बहुत अच्छी तरह से अवशोषित करता है। और सफ़ेद रंग का क्या होता है, उसमें धीरे धीरे ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो गर्मी में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना आरामदायक क्यों है, इतना। तो इस क्रियाकलाप के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि सर्दियों में हम कौन से गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि गहरा रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है ना। गहरा रंग जो है वो अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। और दूसरा, गर्मियों में हमें हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, क्यों, हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मी में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक लगते हैं, है ना। सफ़ेद कपड़े ताप का अवशोषण कम करते हैं। सफ़ेद कपड़े जो है वो ताप का अवशोषण कम करते हैं। और हल्के रंग के और सफ़ेद रंग के कपड़े जो रहते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, ताप का अवशोषण कम करते हैं। इसलिए गर्मी में हम हल्के रंग के कपड़े हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा है ना। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो अब इसमें देखो, सर्दी में ऊनी वस्त्र हमें क्या रखते हैं, उष्मा बनाए रखते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्मा बनाए रखते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, क्यों, ऊनी उष्मा रोधी है। ऊन क्या है, उष्मा रोधी है, पहले हम पढ़ चुके हैं। इसके रहते ऊन के रेशों के बीच में वायु रहती है, वायु फंसी हुई रहती है। यह वायु हमें शरीर की उष्मा को ठंडे परिवेश की ओर ले जाने से रोकती है, अतः हमें उष्मा का महसूस होता है ना। इस प्रकार आपने देखा होगा सर्दियों में आप एक मोटा कंबल ओढ़ते हैं और यदि आप 2 पतले कंबल लेते हैं तो इसमें से आप किसका चुनाव करोगे, क्यों, क्योंकि मोटे कंबल का चुनाव पहले करोगे, क्यों, क्योंकि
दो कंबलों के बीच वायु की एक परत विद्यमान रहती है। दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान रहती है। तो बच्चों, इस लेसन में आपने क्या क्या पढ़ा? ऊष्मा पढ़ा, ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ा, किस किस के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, चालन जो ठोस में होता है, संवेयन जो द्रव में होता है, और विकिरण जो जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये लेसन आज हमारा समाप्त हो गया बच्चों। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस लेसन को आप अपनी कॉपी में नोट्स में इसकी एक्सरसाइज में करवाऊंगी, उस एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे।